मतलब कुछ दिनों तक हम पीछे एवरी वीक एक टेस्ट भी दे रहे थे, है ना। तो इस वीक भी टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट डे था हमारा, फ्राइडे था ना टेस्ट डे, तो इस वीक भी हमारा टेस्ट होना चाहिए, होगा। चैप्टर 9 4 का भी टेस्ट नहीं आप लोगों ने दिया, नहीं दिया ना चैप्टर 4 का भी टेस्ट। सो चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर का टेस्ट होगा हमारा फ्राइडे को। फ्राइडे मीन डे आफ्टर टुमारो। ठीक हो गया। कोई मसले मसाइल हों तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। क्लास के अलावा जो डेली 2 घंटे आप MFA पढ़ रहे हो वो आप दोबारा से स्टार्ट कर दें। क्या ख्याल है? 2 घंटे टाइम टेबल एक बनाएं। क्लास के अलावा 2 घंटे MFA को कब देने हैं, क्यों, अब डिसाइड हो गया एक पेपर आप लोगों ने देना है। फाइनल है ना? कभी भी कोई है शक व शुबात? नहीं, फाइनल है। तो पेपर देने ही नहीं जाना, पास करने भी जाना है। पास तभी होना है जब हम क्लास के अलावा डेली 2 घंटे पढ़ेंगे तो, वरना देने जाएंगे। सो चैप्टर 9 को आज वाइंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए थे, 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और हैं जो आज कवर करके चैप्टर 9 हमारा हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम फ्राइडे को इसका एक अच्छा सा टेस्ट दे देंगे जी। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 2 कर लिया था, क्वेश्चन 3 कर लिया था, ऐसी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा प्लीज़। चैप्टर 9 में हमारे पास टोटल 3 टॉपिक थे, एक कोड्स ऑफ एथिक्स, एक AAA मॉडल और एक टक्कर मॉडल। कोड्स ऑफ एथिक्स के बारे में एग्जामिनर शायद को थोड़ा सा रटा पूछ लें आपसे कि कोड्स ऑफ एथिक्स की कौन सी ब्रीच हो रही है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दें। तो 2-2 लाइनें हर कोड के बारे में हमें लिखनी आनी चाहिए। वो हमने कैफ 6 में भी लिखी हैं, अगर ऑडिट पढ़ा हुआ है तो उसमें भी लिखी हैं, इवन R2 में भी हैं। तो 5 कोड्स ऑफ एथिक्स के बारे में 2-2 लाइनें हमें लिखनी आनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या। AAA टक्कर मॉडल रटा नहीं आपसे पूछा जाएगा, सिनेरियो दिया जाएगा और सिनेरियो पे अप्लाई करना पूछा जाएगा। हम बाकी एक इसमें और अच्छा सा एक टॉपिक था छोटा सा एंड पे जाके, वैल्यू जजमेंट, एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स। मीन टोटल मिला के देखो तो शायद 4 टॉपिक बन गए। इनफैक्ट मेनली 3 टॉपिक हैं, लेकिन वो वैल्यू जजमेंट भी अगर आप 4-5 लाइनों को एक टॉपिक समझो तो चलो 4 टॉपिक हैं और बाकी क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन टेस्ट किया है यहाँ से और कोड्स ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस का टेस्ट किया। दिस मीन इस दफ़ा टेस्ट होगा AAA मॉडल या टक्कर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा हमें। रिक्वायर्ड यूजिंग टक्कर्स मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, assess the factors that should be considered when dealing with the current issues। तो करंट इश्यूज को डील करने के लिए आपने फैक्टर्स असेस करने हैं। कौन से फैक्टर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं, लीगल है या नहीं, फेयर है या नहीं, राइट है या नहीं, और सस्टेनेबल भी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं। आज ही क्वेश्चन में Urban Hotels Limited UH is a leading name in the hospitality industry in Pakistan। Hospitality industry, होटल इंडस्ट्री को hospitality industry बोला जाता है। UH recently developed executive suite advertised at ₹36,000 per night। मीन कुछ लग्जरी टाइप के रूम होते हैं जिनको स्वीट, SUIT, स्वीट नहीं, स्वीट रूम्स का नाम दिया जाता है, जिसकी प्राइस उन्होंने 36,000 पर नाइट रखी है। अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर एडिक्वेट मार्केटिंग एंड हाई लेवल ऑफ कंफर्ट द न्यू रूम आर रेयरली बुक्ड। मीन अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद, मार्केटिंग भी अच्छी होने के बावजूद इतना बुकिंग रिसीव नहीं हो रही इन स्वीट रूम से रिलेटेड। The management is concerned that the standard room are more profitable। क्यों? उसमें कस्टमर्स आ रहे हैं, इसमें कस्टमर्स नहीं आ रहे। And the new suite are taking up space and becoming a liability।
मीन रूम के स्पेस पे अच्छा खासा ऑक्यूपाई किया हुआ है और वहाँ पे कस्टमर बुकिंग नहीं आ रही. सो देयरफॉर द CEO being authorized to do so decide to offer these suite at a reduced rate of rupees 18,000 per night. तो कंपनी ने रेट क्या कर दिया, हाफ कर दिया ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए. His decision is communicated to the concerned staff for implementation. However, while completing the extra booking resulting from the reduced rate, the data entry staff erroneously entered the cost as rupees 28,000. Erroneously, गलती से 18,000 की बजाय उन्होंने सिस्टम में इसकी प्राइस कितनी एंटर कर दी, 28,000, which remained unnoticed for 3 days. और 3 दिन तक इस चीज़ का पता नहीं चला. During these 3 days, 118 nights were booked. मीन 118 रूम बुक हो गए. The matter was presented to the CEO who finally decided that Part A, promotional stands will be placed at the booking counter showing original reduced price as rupees 18,000 without mentioning an effective date. तब क्या करो, बुकिंग काउंटर के पास एक स्टैंडी खड़ी कर दो जिसके ऊपर लिख दो कि इसकी जो है वो प्राइस रिड्यूस होकर 18,000 हो गई है. हाँ, डेट मेंशन ना करो. क्यों? ताकि वो जो पीछे जिन्होंने बुक किया है, जो ऑलरेडी जो रह रहे हैं, वो फिर आके खप डाल देंगे. In order to avoid possible negative reaction from guests who had booked during the first 3 days and have yet to check out, मीन अभी तक रह रहे हैं होटल के अंदर ही, the error would be corrected with the retrospective effect in their bills. Retrospective past मीन जब से उन्होंने बुक किया पिछले 3 दिनों से उनका एरर जो है वो न्यू प्राइस 18,000 के साथ आप जो है वो करेक्ट कर दो. This was applied to 48 out of the total of 118 nights booked during the first 3 days. क्यों? बाकी हो सकता है कि आके रह के ऑलरेडी जा चुके हैं 28,000 में, तो जो भी रह रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एरर करेक्ट करके 18,000 के अकॉर्डिंगली बिलिंग कर देते हैं. Any guest who had booked and left would not be refunded the excess charges. और जो आके रह के चले गए हैं उनको हमने रिफ़ंड नहीं करना. क्यों? उस पर अच्छा खासा कॉस्ट आएगी. रिफ़ंड कैसे करेंगे? किसी ने चलो कार्ड के थ्रू पेमेंट की होगी तो चलो कार्ड में बैंक में तो रिफ़ंड कर दोगे, क्योंकि कैश रिफ़ंड करके गया है तो उसे कांटेक्ट करना, फिर कैश उसे डिलीवर करना, ये बड़ा औखा काम होगा, तो इसलिए उनको छोड़ देते हैं. दिस वॉज एप्लीकेबल टू 70 आउट ऑफ द टोटल ऑफ 118 नाइट्स बुकड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days, और 70 कस्टमर्स ऐसे हैं. Any replies by hotel staff to request by customer for clarification on this matter will not mention the issue is an error. मीन अगर कोई इसके बारे में पूछे तो स्टाफ ने ये नहीं कस्टमर को कहना कि हमारा एरर से 28 हो गया था. मीन एरर हमने मेंशन नहीं करना. हाँ, जो भी रह रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर देते हैं. कैसे? उनकी बिलिंग हम 28,000 के बजाय 18,000 के अकॉर्डिंगली करेंगे. हाँ, जो रह के जा चुके हैं 28,000 के अकॉर्डिंगली वो ठीक है, बाहर में जाएं. लेकिन अगर कोई भी बंदा कस्टमर आके स्टाफ से पूछता है कि 28, 18 क्या है, तो आपने ये नहीं बताना कि हमारे स्टाफ की तरफ से एरर की वजह से हुआ. सो आपने क्या करना है, यूजिंग टकर्स मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग असेस द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन डीलिंग विद द करंट इशू. और 5 फैक्टर्स हमारे पास. क्या देखना है कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, फेयर स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ से है या नहीं है, राइट मीन ह्यूमैनिटी मोरालिटी को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है. जी, कंपनी के ये 4 डिसीजन है बेसिकली, एक नहीं 4 है. एक प्रमोशनल स्टैंडिंग रख देना बुकिंग काउंटर पे, जो एग्जिस्टिंग रह रहे हैं उनकी बिलिंग 28 की बजाय 18 कर देना, जो जा चुके हैं उनको भाड़ में जाएं, कुछ नहीं करना, और हमने एरर अपना जो है वो किसी को नहीं बताना. प्रॉफिटेबल की अगर हम बात करें, पहला जो डिसीजन है उसका प्रॉफिट के साथ कोई लिंक है?
कि स्टैंडिंग एक लगा दो 18,000 की, नहीं। दूसरा जो डिसीजन है, इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। ओवर द लॉन्ग टर्म इससे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। क्यों? ये कस्टमर हैप्पी जाएगा अच्छी क्वालिटी सर्विस के अगेंस्ट, तो दोबारा भी ये प्रेफर करेगा आपके ही स्वीट रूम को। और वैसे भी अगर अब आप इनको प्राइस कम चार्ज करोगे, बिल कम चार्ज करोगे, तो इस सूरत में ये सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो ओवर द लॉन्ग टर्म ये क्या करेगा? पार्ट बी वाला जो डिसीजन है ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में शायद कम करेगा। पार्ट सी वाला जो डिसीजन है ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, यस है। क्यों? वो कैश रिफंड करने की अच्छी खासी कॉस्ट आएगी, पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा है, उनको कैसे कांटेक्ट करना है, तो यस वो प्रॉफिटेबल है। पार्ट डी वाले डिसीजन की बात करें, एरर नहीं मानना, तो इसका प्रॉफिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेनली प्रॉफिटेबिलिटी में आपने पार्ट बी और सी डिसीजन को डिस्कस करना है। लीगल की बात करें, पार्ट ए का लीगल के साथ कोई ताल्लुक बनता है? बी लीगल है, लीगल है। कस्टमर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, रूम बुक किया 28,000 में, अब आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो ना। आपने 28 ऑफर किया, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था 28 पे, अब आप 18 कर रहे हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर रहे हो। लेकिन इस सूरत में कस्टमर हैप्पी होगा, तो इसलिए अगर ब्रीच है भी तो कस्टमर हैप्पी होगा, तो इलीगल कंसिक्वेंसेस आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे, तो कंपनी के पॉइंट से लीगल है। हाँ, अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करते कि 18 का कॉन्ट्रैक्ट करके 28 चार्ज करते, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच, कस्टमर भी हैप्पी नहीं था, तो फिर इलीगल था। क्या ख्याल है? सी डिसीजन को देखा जाए तो वो भी लीगल है। आपने 28 ऑफर किया वेबसाइट पे, कस्टमर ने 28 एक्सेप्ट किया, 28 में वो पे करके चला गया, आपने 18 तो नहीं ऑफर किया था ना। क्या ख्याल है? तो वो भी क्या है? लीगल है। ये बात समझ आती है? फेयर की बात की जाए, डिसीजन बी फेयर है, यस फेयर है कि आप अपना जो एरर था उसे करेक्ट करते हुए रिड्यूस प्राइस चार्ज कर रहे हो। लेकिन जो कस्टमर ऑलरेडी 28 पे करके जा चुके हैं, उनके पॉइंट से फेयर नहीं है। क्यों? आपको या तो सब कस्टमर को 18 करना चाहिए था, या फिर सबको 28 पे रखना चाहिए था। क्या ख्याल है? 3 दिनों में बुक तो उन्होंने भी किया जो अभी रह रहे हैं, और 3 दिनों में बुक उन्होंने भी किया जो रह के जा चुके हैं। तो आप जो अभी रह रहे हैं उनको तो फैसिलिटेट कर रहे हो, जो जा चुके हैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो उनके पॉइंट से फेयर नहीं है। राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को कंसिडर किया जा रहा है, तो पार्ट ए में, बी में तो कंसिडर किया जा रहा है, सी में नहीं कंसिडर किया जा रहा। क्या कंपनी के ये डिसीजन जो हैं वो सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं? यस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, स्पेशली बी वाला सस्टेनेबल है। क्यों? ये कस्टमर आपके पास दोबारा रिपीट करेगा। क्यों? आप 10,000 का एक तरह का डिस्काउंट उसको फर्दर प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये दोबारा भी आएगा आपके पास। हाँ, वो जो सी वाला है वो तो चले गए, उनको जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है 1828 की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इतना इशू नहीं होगा। हाँ, पार्ट बी डिसीजन एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है इनको रिपीट करेगा हमारा कस्टमर बनने से, तो सस्टेनेबल भी है। 5 फैक्टर डिस्कस किए जा सकते हैं। क्या कह रहा है? मीन ए बी सी डी 4 डिसीजन थे, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ठीक है बी और सी को डिस्कस किया जा सकता है, लीगल में भी बी और सी डिस्कस होगा, फेयर में भी बी और सी, क्योंकि ए और डी को इतने मेन डिसीजन है नहीं। हाँ, राइट में भी और सस्टेनेबल में भी डी सी, इवन ई को आप राइट कह सकते हो। ई जो है वो राइट है, और सॉरी डी जो डिसीजन है वो राइट है, कि स्टाफ को आप कह रहे हो कि आपने अपना एरर नहीं मानना, हालांकि गलती आपकी थी। क्या ख्याल है? तो गलती ना मानना क्या राइट डिसीजन है? नहीं, एथिकली ये राइट नहीं है। जिससे आगे अगर हम चलें, एक और क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायर्ड अप्लाई टक्कर्स मॉडल ऑन द वेज पॉलिसी ऑफ माहम्स एक्सपेंशन प्लान। माहम का कोई एक्सपेंशन प्लान की वेज पॉलिसी है, उस वेज पॉलिसी के ऊपर आपने टक्कर मॉडल अप्लाई करना है।
मीन देखना है माहम की वेज पॉलिसी प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट और सस्टेनेबल है या नहीं है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। जी, Maham belongs to a rich family and she is the first girl in her family to complete a master's degree from Oxford University. On her return, she visited her grandparents living in her native hometown. She was amazed by the hospitality and was showered with gifts. One particular gift caught her eye, a beautiful hand-woven set of accessories and chadar.
the intricate design and masterful stroke winning her heart. मीन पहली दफ़ा पिंड में आई तो उसे पिंड में हाथ की बनी हुई चीज़ें पसंद आ गई. She discovered that making hand woven fabrics and embroidery are a common pastime for women in the village, and they are unaware of the potential value of their products. मीन पिंडों में जो औरतें रहती हैं वो हाथों से कपड़े शपड़े स्वेटर वगैरह बुनती रहती हैं. कभी आप लोगों को भी शायद इत्तेफाक हुआ होगा अगर माँ ने कभी स्वेटर बुन के आपको पहनाया हो. Maham decided to take a few of the pieces and managed to sell them at a good price. Inspired by this success, she decided to set up a distribution center to sell the handicrafts made by women in the village to high-end customers. उसे बिजनेस का सूझा. उसने सोचा यहाँ से ये चीज़ें बनवा के बाहर जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना के हाई प्राइस पे सेल की जा सकती है. She hired female workers on a daily wage basis that conforms to the minimum wage law and provided them material to produce large quantities of handicraft. The center was highly successful. She earned huge profit during her first year and decided to expand the business by displaying her products at the International Heritage Fair, the biggest South Asian arts and craft exhibition. Though this exhibition she received several big orders, and now she plans to expand and run it as her main business. While planning for expansion, she decided to hire women at the monthly wage that conforms to the minimum wage law. She knows that for next few years there would not be any competitors and workers would not have any other competitive opportunities. इन कुछ सालों तक कोई competitor नहीं आएगा तो workers मेरे साथ ही रहेंगी तो business अच्छा चलता रहेगा. और क्या कर रही है, वर्कर्स को एक थोड़ी सी वेजेस दे के, हाँ मिनिमम वेज लॉ के अकॉर्डिंगली, और हाई प्रॉफिट खुद क्या कर रही है, अर्न कर रही है. अप्लाइज टक्कर मॉडल ऑन द वेज पॉलिसी ऑफ माहम्स एक्सपेंशन प्लान. उसकी वेज पॉलिसी के ऊपर आपने टक्कर मॉडल, तो उसकी वेज पॉलिसी को देखा जाए क्या प्रॉफिटेबल है, माहम के लिए अपने लिए प्रॉफिटेबल है, क्या वर्कर्स के लिए प्रॉफिटेबल है. क्यों भाई, वो वेली बैठी थी, अब उनको काम मिल गया, घर के अंदर बैठे बिठाए काम मिल गया और काम के अगेंस्ट पैसा भी मिल रहा है, तो वर्कर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है. उनको तो नहीं पता बाहर से कमाया कितना जा रहा है. क्या कह रहा है, वर्किंग वुमेन जो है वो घर में वेली बैठी थी तो उनको काम मिल गया, तब घर बैठे हुए उनको पैसा भी कमाने को मिल रहा है, तो वर्कर्स के पॉइंट से भी प्रॉफिटेबल है. ऐसा नहीं कि उनसे काम बहुत ज़्यादा करवा रही है और पैसा बिल्कुल नहीं दे रही है, ऐसा तो नहीं हुआ ना. क्या ख्याल है, लीगल है, लीगल है. क्या ख्याल है, क्यों मिनिमम वेज लॉ के अकॉर्डिंगली दे रही है, उसे बिलो तो दे नहीं रही, लीगल है. और ख़ुद बेशक जितना भी कमा रही है वो लीगल है, फेयर है. वर्कर्स के पॉइंट से थोड़ा फेयर नहीं है. क्यों, जितना ये प्रॉफिट खुद अर्न कर रही है उतना पार्ट जो है वो प्रॉफिट का अपने वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही. दो मिनिमम वेज लॉ के अकॉर्डिंगली पे कर रही है, लेकिन फिर भी खुद ह्यूज मार्जिन जो है वो जनरेट कर रही है, वर्कर्स को उतना ह्यूज पे नहीं कर रही. राइट है, ह्यूमैनिटी मोरालिटी है. आपने क्या किया है, विलेज के अंदर वुमेन को काम प्रोवाइड किया है, जो कि विलेज के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वुमेन जो है वो एक विलेज के अंदर काम कर सकें घर बैठे हुए. क्या ख्याल है, तो काम प्रोवाइड किया है तो राइट है, ह्यूमैनिटी मोरालिटी को मीट किया है. क्या ख्याल है, जिससे क्या होगा, इनकम सपोर्ट बनेगी फैमिलीज़ की. इनकम सपोर्ट बनने से क्या होगा, वो एरिया इकोनॉमिकली थोड़ा बूस्ट हो जाएगा. नहीं सिर्फ मर्द ही नहीं, फीमेल भी कमाने के काबिल हो गई हैं. सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है,
यह सस्टेनेबल भी है, क्या ख्याल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल है। तो सिर्फ फेयर में हम कहेंगे कि थोड़ा सा फेयर नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रिक्वायर्ड which fundamental principles are violated if Iqbal Khan uses the information given by marketing managers of STU and support his appointment in ABC company? Which fundamental principles are violated? मीन कोर्स ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन इधर आइडेंटिफाई करेंगे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कौन सा प्रिंसिपल मीट नहीं हो रहा। Iqbal Khan is the marketing head of Delta Beverage, which is currently facing tough competition from STU. So Iqbal Khan मार्केटिंग हेड है डेल्टा बीवी का, डीबी का, और कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है STU की तरफ से. A new entrant in the market. Despite all his efforts, sales are declining, which is a matter of concern for him and his team. Iqbal is invited to the Pakistan Advertising Association Award ceremony, where he meets the marketing manager of STU. भाई ऐसा क्या कर रहे हो जो हमारा बिजनेस तबाह होता जा रहा है. The manager tells Iqbal that he has next quarter's marketing plan that he would be willing to share with him. अगर वो अपने बिजनेस का मार्केटिंग प्लान कंपैक्टर के मार्केटिंग मैनेजर के साथ शेयर करता है तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल्स को मीट नहीं कर रहा. मीन जिस कंपनी में ये काम कर रहा है STU का मैनेजर, वो अगर कंपैक्टर कंपनी के मैनेजर को अपने बिजनेस का मार्केटिंग प्लान शेयर करता है, दो इसी ने बनाया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर रहा है. All he wants in return is that if he applies for a job in ABC company, then Iqbal should help him get it using his contract there. लेकिन उसके लिए उसने कहा इकबाल साहब आपके ABC में बड़े रिलेशन है, तो इसके बदले में आप मुझे ABC में मैं जॉब अप्लाई करता हूँ तो वो लेके दोगे. तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन
अपने क्लाइंट की या अपने एम्प्लॉयर की अपने किसी पर्सनल एडवांटेज या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज़ डिस्क्लोज करना कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को मीट नहीं कर रहा। लेटर इकबाल फाइंड आउट दैट द मैनेजर हु अप्रोच्ड हिम वाज डिसग्रंटल्ड because someone else in the team received the award and recognition for the marketing plan that he formulated, which explain why he was willing to share his company's confidential information with a competitor. Later, Iqbal find out that manager who approached him was disgruntled because someone else in the team received the award and recognition for the marketing plan that he formulated, which explain why he was willing to share his company's confidential information with a competitor. मीन क्या हुआ, वो प्लान आगे कहीं और किसी ने यूज़ कर लिया और उसकी बेस पर जो है किसी ने क्या कर लिया, कोई अवार्ड भी ले लिया। इकबाल खान रिसीव a sealed packet from marketing manager of STU next day, और इसे बाद में सील पैकेट जो है उस मैनेजर की तरफ से मिला। दिस मीन उसने वो प्लान कहीं और भी शेयर कर दिया था। क्या कह रहा? अब अगर किसी और मैनेजर ने प्लान किसी दूसरे का यूज़ करते हुए अवार्ड लिया है तो ये क्या इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी प्रिंसिपल भी मीट नहीं हो रहा? क्या ख्याल है? और इकबाल ख़ान जो है वो काम कर रहा है किस बेस पर कि मुझे मार्केटिंग प्लान मिलेगा जिसकी बेस पर मैं आगे इसका कोई जॉब करवाऊँगा, तो वर्क प्रेशराइज भी है। प्रेशराइज की बेस पर ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी मीट नहीं हो रहा। तो मेनली जो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ STU है उसके पॉइंट से कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल मीट नहीं हो रहा। इकबाल ख़ान की इंटेग्रिटी यहाँ पे अफेक्टेड है और इकबाल ख़ान का वर्क जो है वो क्या है, प्रेशराइज भी है, तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी मीट नहीं हो रहा। ये तीन बातें की जा सकती हैं। क्या ख्याल है जी? एक और अच्छा सा क्वेश्चन हमें कहीं से मिलेगा। आपके पास नहीं है, बोर्ड पे है सिर्फ। हमारी जो बुक आएगी उसके अंदर होगा, तब आएगी, तब ये बुक है, आपके हाथ में बुक है जी। रिक्वायर्ड फॉर 10 मार्क्स यूजिंग टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल टू असेस द डिसीजन टू चूज रूट ए। कि रूट ए चूज करने का डिसीजन लिया गया है, तो आपने टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल के अकॉर्डिंग उसे असेस करना है। मीन देखना है कि रूट ए प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट और सस्टेनेबल है या नहीं। आ जाए देखते हैं। रेलवे डेवलपमेंट कंपनी RDC was considering 2 options for a new railway line connecting 2 towns। तो एक नई रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं 2 टाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। रूट ए इन्वॉल्व कटिंग अ channel through an area designed as designated as being of special scientific importance because it was one of a very few suitable feeding ground for a colony of endangered birds। मीन रूट ए को देखा जाए तो वहाँ पे कोई बर्ड्स जो है उनका फीडिंग एरिया है ये, और साइंटिफिकली ग्राउंड पर इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। क्यों? दुनिया में कोई भी जानदार चीज़ है तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर उसको एनवायरनमेंट से ख़त्म कर दोगे तो उससे आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। द बर्ड्स वर कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट with the some potential influences on local ecosystem। इन environmental grounds पर वो birds important हैं। अगर आप रूट ए पे जाते हो तो ये अफेक्ट होंगे। The alternative was route B, which would involve the compulsory purchase and destruction of Eddie Krell's farm। Mr. Krell was a vocal opponent of route B plan। क्यों? उसके फार्म को ख़त्म करके वहाँ पे ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी।
He said that he had a right to stay on the land which had been owned by his family for 4 generations. मेरे दादा परदादा से ये ज़मीन चलती आ रही है, तो इसलिए मेरा राइट है ये लैंड ऑन करने का, मीन वो नहीं देना चाहता. एंड विच ही हैज़ डेवलप्ड इनटू अ प्रॉफिटेबल फार्म, यहाँ से उसका कोई फार्म का बिजनेस भी चल रहा है. द फार्म एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ लोकल पीपल हुज जॉब वुड बी लॉस्ट इफ रूट बी वेंट थ्रू द हाउस एंड लैंड. मीन उससे क्या होगा, फार्म ख़त्म होगा, इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस भी जाएगा, इसकी आबाओ अजदाद की जो जायदाद है वो भी ख़त्म होगी, साथ लोकल पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटी जो इस फार्म से मिल रही हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगी. मिस्टर करल थ्रेटन्ड लीगल एक्शन अगेंस्ट RDC इफ रूट B वाज चूजन. उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा अगर आपने रूट B को चूज किया तो. An independent legal authority has determined that the compulsory purchase price of Mr. Curl's farm would be $1 million if route B was chosen. RDC considered this a material cost over and above other land cost because the projected net present value of cash flows over a 10-year period would be $5 million without buying the farm. This would reduce the NPV by $1 million if route B was chosen. मीन रूट A जो है उसकी NPV शायद 5 मिलियन है, हाँ, because the projected net present value of cash flow over a 10-year period would be rupees 5 million without buying the farm. इन फार्म के बिना अगर देखें तो NPV 5 मिलियन है, मीन रूट A की NPV 5 मिलियन होगी और रूट B पे अगर जाते हैं तो NPV कितनी हो जाती है 1 मिलियन. तो आपको हायर NPV वाला प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है या लोअर वाला चूज़ करना होता है? NPV हायर या लोअर? हायर NPV वाला प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है, हायर NPV वाला प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है. NPV नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम पढ़ेंगे. NPV मीन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं तो हर प्रोजेक्ट की हम NPV निकालते हैं. जिस प्रोजेक्ट की NPV में नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो उस प्रोजेक्ट को चूज़ किया जाता है. हाँ, अगर एक ही प्रोजेक्ट हो तो फिर भी हम NPV निकालते हैं और देखते हैं, अगर NPV पॉजिटिव हो तो हम प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं, NPV नेगेटिव हो तो हम प्रोजेक्ट को चूज़ नहीं करते. और यहाँ पे देखा है तो प्रोजेक्ट B की जो NPV है वो कितनी है, रिड्यूस्ड हो के कितनी हो जाएगी 1 मिलियन. क्या ख्याल है? दिस विल रिड्यूस द NPV बाय 1 मिलियन. नहीं, 1 से रिड्यूस नहीं, 1 से रिड्यूस होके मीन 4 मिलियन होगी प्रोजेक्ट B की, और प्रोजेक्ट A की कितनी है 5 मिलियन. क्या ख्याल है? तो किसे चूज़ करना चाहिए, प्रोजेक्ट A को या प्रोजेक्ट B को? प्रोजेक्ट A को. क्यों? वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यों? उसकी NPV जो है वो ज़्यादा है देन प्रोजेक्ट B. क्या ख्याल है? मीन NPV आ रही है 5 किसकी, प्रोजेक्ट A की. मीन अगर आप ये फार्म एडी करल वाला बाय नहीं करते तो, हाँ, अगर एडी करल के फार्म पे जाते हो तो दिस विल रिड्यूस द NPV बाय 1 मिलियन. हाँ, NPV 1 मिलियन से कम हो के कितनी बन जाती है 4 मिलियन. 4 मिलियन. दिस मीन A रूट की NPV हायर है देन रूट B, तो इसलिए किसे चूज़ करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर रूट A कोई. हाँ, तो इसकी हम बात करेंगे प्रॉफिटेबल में. The local government authority had given both route provisional planning permission and offered no opinion of which it preferred. लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, RDC को ऑप्शन दे दिए कि आप जोन सा मर्जी रूट चूज़ कर लो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम दोनों में आपको सपोर्ट करेंगे. इट सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज द न्यू रेलवे लाइन. वो चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने चाहिए, रेलवे लाइन बिछनी चाहिए, चाहे रूट A से बिछाओ चाहे B से बिछाओ. ये डिसीजन किसका होना चाहिए, RDC का. गवर्नमेंट ने कहा मुझे रेलवे लाइन बस चाहिए. Believing that either route would attract new income and prosperity to the region, it looks the view that as an experienced railway builder,
RDC would know best which to choose and how to evaluate the two options. कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा RDC जानता है कि कौन सा रूट चूज़ करना है और कैसे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है, तो इसलिए हमें लाइन चाहिए RDC जो मर्जी रूट चूज़ कर ले. Because it was very keen to attract the investment, it left the decision entirely to RDC. RDC selected route A as the route to build the new line. और इसी रूट A वाले डिसीजन को ही हमने इवैल्यूएट करना है. तो प्रॉफिटेबल के पॉइंट से रूट A ठीक है, प्रॉफिटेबल के पॉइंट से रूट A ठीक है. क्यों? उसकी NPV जो है वो 1 मिलियन से हायर है दैन रूट B. A local environmental pressure group Save the Birds was outraged at the decision to choose route A. तो एक इन्वायरमेंटल बॉडी सेव द बर्ड गमो गुस्सा में आ गई कि ये रूट A क्यों चूज़ कर रहे हैं. It criticized RDC and also the local authority for ignoring the sustainability implication of the decision. In environmental friendly ये decision नहीं है. क्यों? लोकल इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करने जा रहे हो, अदर लिविंग थिंग्स को डिस्टर्ब करने जा रहे हो. It accused the company of profiting at the expense of the environment. ये कंपनी अपना बेनिफिट जनरेट करने जा रही है एनवायरनमेंट को अफेक्ट करके. And threatened to use direct action to disrupt the building of the line through the birds feeding ground if route A went ahead. तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे. Using Tucker's 5-question model to assess the decision to choose route A, रूट A को चूज़ करने का डिसीजन लिया जा चुका है. अगर रूट A रूट B में से कौन सा चूज़ किया जाए तो फिर शायद ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई होता था. आज जब एक डिसीजन हो चुका है तो उसे आपने इवैल्यूएट करना है तो टक्कर मॉडल. तो रूट A को देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है. क्यों? उसकी NPV $1 मिलियन से हायर है दैन रूट B, तो इसलिए प्रॉफिटेबल है. लीगल है. यस, गवर्नमेंट की तरफ से दोनों की में आपको परमिशन मिली हुई है, तो आप जो सा मर्जी रूट चूज़ करो, किसी में कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है. बल्कि रूट B में आप जाते तो शायद आपको लीगल एक्शन का जो थ्रेट दिया है एडी करल ने वो फेस करना पड़ता. क्या ख्याल है? तो रूट A लीगल भी है, फेयर है. अब यहाँ पे दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा, रूट A और रूट B को. अगर रूट B पे कंपनी जाती तो एडी करल के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं था. क्यों? उसकी इनहेरिटेड लैंड है, विरासती लैंड है, तो वो छीनना फेयर नहीं था. साथ वो क्या कर रहा है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस उस पर ऑपरेट कर रहा है, तो उसका बिजनेस भी डिस्टर्ब हो सकता था. साथ वो लोकल नेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकती थी. इसलिए रूट B को देखते हुए रूट A फेयर है. लेकिन A में देखा जाए तो क्या हो रहा है, बर्ड्स अफेक्ट हो रहे हैं, अदर लिविंग थिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है. मीन दोनों बातें करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. राइट की बात की जाए तो यह हर एक को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ऑन करने का राइट है. क्या ख्याल है? तो रूट B को चूज़ करना राइट नहीं था. लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप क्या कर रहे हो, बर्ड्स को अफेक्ट कर रहे हो, अदर लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर रहे हो, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट डिसीजन नहीं है. सस्टेनेबल देखा जाए तो नहीं, इसे नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल नहीं है. हाँ, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो रूट B को चूज़ करना इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था. क्यों? एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट होनी थी, दूसरा उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है डिस्टर्ब होना था. तो रूट A को चूज़ करना थोड़ा एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पर सस्टेनेबल नहीं है. तो प्रॉफिटेबल है, लीगल है, फेयर है, राइट थोड़ा सा नहीं है, और सस्टेनेबल वो नहीं है. हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं देना, हमें सिर्फ क्या किया गया, यूजिंग टक्कर्स 5-question मॉडल टू असेस द डिसीजन टू चूज़ रूट A, सिर्फ आपने असेस करना था. सो चैप्टर 9 हमारा ख़त्म हो गया. 7 अच्छे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए. अभी टेस्ट में कोई 1-2 और नए क्वेश्चन में मिलेंगे, वो चेक करेंगे. मिला के कोई 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे.
चैप्टर 1 to 6 हमारा कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। 9 हमारा 100% कंप्लीट है। 14 हमारा 100% कंप्लीट है। मीन 8 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। होपफुली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 17 हम स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजर। मीन न्यूमेरिक एरिया में वापस जाएंगे, एक न्यूमेरिक एरिया का चैप्टर कवर करेंगे, फिर वापस थ्योरी में आएंगे, फिर न्यूमेरिक, इस तरह से हम मिक्सचर कवर करते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।